नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीएम कौन, यानी छठे चरण के बारे में। आज हम करेंगे बातचीत उत्तर प्रदेश की। छठा वो चरण है जिसको पूर्वांचल का एक हिस्सा कहते हैं। छठा वो चरण है जहां यह कहा जा रहा है कि ओबीसी और जो छोटी छोटी जातियां हैं वो इस बार निर्णायक भूमिका में होंगी। ये वो चरण है जिसमें समाजवादी पार्टी ने जो छोटी छोटी जातियों के साथ गठबंधन करके अपने ऊपर MY का टैग हटाने की कोशिश की, यानी एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ यादवों की बात करती है उससे अलग हटने की कोशिश की। और यही वो क्षेत्र भी है, यही वो इलाका भी है जहां भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की अग्नि परीक्षा भी होने वाली है, जिसकी शुरुआत 2014 में अमित शाह ने की थी और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी 2014 में, 2017 में, 2019 में। इस बार ये सोशल इंजीनियरिंग वाकई में कामयाब है या इस बार उसमें सेंध लग गई है? तो महत्वपूर्ण सवाल ये, और मेरा अपना मानना है कि जो छठे राउंड को स्वीप करेगा या छठे राउंड में जो भारी विजय हासिल करेगा वहीं से निकलेगा अगला मुख्यमंत्री। और अगर अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग इस बार कामयाब रहती है तो उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर उनकी सोशल इंजीनियरिंग फ्लॉप होती है और बीजेपी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़वा पाती है तो फिर योगी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों के जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर से कार्तिकेय बत्रा मौजूद हैं, जो 3 महीनों से लगातार हमारे साथ चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं। वॉशिंगटन DC से हैं, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ रिसर्चर भी है और आंकड़ों को खूब बेहतर तरीके से हमारे सामने रखने में उनको महारत हासिल है। तो कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि भाई छठा चरण, इसकी जो बुनियादी चीजें क्या, कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं, कितने आरक्षित सीटें हैं? थैंक यू आशुतोष जी। 57 सीटें 10 जिलों में, इनमें से 11 सुरक्षित सीटें हैं और अब इसके बाद मुझे लगता है तकरीबन 54 सीटें बच जाती हैं पूरे चुनाव में। ये छठा चरण जो है ये सेकंड लास्ट चरण है, इसके बाद केवल एक चरण बच जाएगा। तो इस बार हम पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में जा रहे हैं, अगले चरण में हम दक्षिणी हिस्से में जाएंगे। तो पूर्वांचल के उत्तरी हिस्से में हम शुरू करेंगे बलरामपुर, जिसको मैं अवध का हिस्सा मानता हूं, फिर सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, फिर आप नीचे आएंगे तो बस्ती, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर और बलिया। तो ये 10 जिले जा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा, इनमें 57 सीटें और 11 इसमें रिजर्व सीटें हैं, सुरक्षित। इस इलाके की डेमोग्राफी क्या है, यानी जो अमूमन हम हर बार तय करने की कोशिश करते हैं कि जी, कितने परसेंट मुस्लिम है, कितने परसेंट दलित है, कितने परसेंट करेक्ट। ओबीसी है और उनकी भूमिका क्या होने वाली है? आशुष जी, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये कि मैं आपको एक समझाता हूँ ट्रेंड। क्योंकि पहली बात तो 17% मुस्लिम है और तकरीबन उतना ही प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट का है, तो तकरीबन ये मिलाकर 35% बन जाते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि शेड्यूल्ड कास्ट जो 17-18% है, आपको मैं पीछे ले चलूं अगर, तो पहले 2 फेजेस में याद है हमने कहा था कि जाटव समाज या 70% के आसपास शेड्यूल्ड कास्ट बनाता है। हम्म। और फिर जब हम चौथे और पांचवें चरण में आए थे तो वो जो जाटव का डोमिनेंस था, न्यूमेरिकल डोमिनेंस, मतलब जो संख्या के हिसाब से, वो पासियों ने कहीं ना कहीं ले लिया। पासी 40% हो गया कहीं, जहां जाटव 30%। लेकिन अब इस फेज में आके वापस जो जाटव समाज है वो ही शेड्यूल्ड कास्ट का प्रिडोमिनेंट समाज बन जाता है। तो जो 17-18% शेड्यूल्ड कास्ट है उसमें से तकरीबन 65%, यानी कि पूरी आबादी जो इस फेज में है उसका तकरीबन 12% के आसपास जाटव समुदाय है। उसके बाद जो शेड्यूल्ड कास्ट 18% है उसमें से 10% धोबी, यानी कि कुल जनसंख्या का 2% के आसपास, उससे थोड़ा सा कम पासी, और बहुत कम संख्या में, यानी कि 2 से 3% जो शेड्यूल्ड कास्ट जो 18% है उसका 2 से 3% खटिक, कोरी, बेलदार और दुसाड़। ये बहुत छोटी छोटी संख्या में है, लेकिन जो मेन है वो जाटव है। उसके बाद थोड़ी सी संख्या में धोबी जो कि 2% है कुल आबादी का, और 2% से भी थोड़ा सा कम है वो है पासी। ये 3 समाज मेन बनाते हैं शेड्यूल्ड कास्ट का समाज। और इस वजह से अभी हम जब एनालिसिस करेंगे सीटों का और वोट शेयर का, हम देखेंगे कि मायावती जी के लिए ये इलाका काफी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस इलाके की एक जो बड़ी तासीर है, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात की जा रही है, वो आपने बिल्कुल दलितों का बड़े बड़े कायदे से आपने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन असली लड़ाई जो है वो ओबीसी वोटर्स को लेकर है।
और ओबीसी वोटर के बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल इस बार उस पर काफी विचलन दिखलाई पड़ रहा है, काफी डिसलोकेशन भी दिखलाई पड़ रहा है और काफी उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश भी दिखलाई पड़ रही समाजवादी पार्टी के तौर पर। और यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो गलती 2017 में की थी या 14 में की थी और अपनी गलती को सुधार नहीं पाए थे, इस बार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओबीसी सेक्टर जो है वो इस इलाके में तकरीबन 50% के आसपास माना जाता है। उनकी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो उनके बारे में एक डिटेलिंग अगर हमें कर दें तो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी कि कौन सी ओबीसी जातियां महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन उनके गठबंधन है। अच्छा जी, मैं एक बात उससे पहले कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जो एमवाई की पार्टी बन गई थी समाजवादी पार्टी, वो इमेज शेड करने की कोशिश की है। मुझे लगता है एक जो फैक्टर जिसको हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं वो ये है कि जो समाजवादी पार्टी का एमवाई वोट बैंक भी इस बार है वो ज्यादा अग्रेसिव नहीं रहा है। वो वोटर आ रहा है, वोट करके जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अग्रेसिव होंगे तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बैकलैश क्रिएट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा फुटनोट वाला बिंदु है, लेकिन मुझे लगता है ये काफी अहम एक भूमिका शायद निभा रहा है अगर कंसोलिडेशन हो रही है समाजवादी पार्टी के पीछे। खैर, आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो देखिए, एक तो अपर कास्ट वोट तो है ही यहाँ पर, लेकिन अगर हम ओबीसी में आए तो वहां पर यादव यहाँ ठीक ठाक संख्या में है, तकरीबन 15%। कुर्मी समाज 5 से 10%। मौर्य शाक्य समाज जो है वो तकरीबन 5 से 10%। राजभर जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे 10 से 15% के बीच में है। निषाद है यहाँ 6% के आसपास। प्रजापति भी 5% के आसपास। और फिर और भी छोटी जातियां हैं जैसे कि बघेल पाल हो गए, लोहार हो गए, नाई हो गए, तेली हो गए, नुनिया चौहान हो गए, लूनिया चौहान हो गए। ये सब 2%, कोई 3%, कोई 4%, और अलग अलग पॉकेट्स में इनकी इन्फ्लुएंस है। तो ये स्कैटर्ड अगर होते तो इनका शायद इतना रेलेवेंस ना होता, लेकिन कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, जिनकी वजह से छोटी छोटी जातियों की पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं, छोटी छोटी जातियों के लीडर बने हैं। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम पे बहुत बात हो रही थी, दारा सिंह चौहान के नाम पर बहुत बात हो रही थी, संजय निषाद हैं, ये सब इस इलाके में आके रेलेवेंट, ओम प्रकाश राजभर है, ये सब इस इलाके में आके रेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि इन कास्ट का पॉकेट्स में काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल इस बार जो एक बड़ी चर्चा हुई खासकर दो पॉलिटिकल पार्टीज के, एक तो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़े समाजवादी पार्टी के साथ जोड़े, दूसरी सुहेल देव पार्टी जो पिछली बार बीजेपी के साथ थी, साथ छोड़कर इस बार जो है वो इस तरफ आए हैं। तो इस अगर इनके इलाकों का आप ध्यान से देखो, जैसे राजभर गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, ये वो इलाके हैं जहां इनका असर है। असर का मतलब ये है कि जहां इन इलाकों में हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजभर जाति पूरे यूपी में 14% के आसपास है, लेकिन इन इलाकों में वो सब्सटैंशियल है। और एक आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 से 13 लाख इनकी आबादी है। इसी तरीके से बड़ी चर्चा इस बार हो रही नोनिया चौहान की, उनकी जो जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। तकरीबन 8 लाख के आसपास उनकी आबादी है। मऊ, गाजीपुर, जौनपुर उनके बड़े इलाके माने जाते हैं। इसी तरीके से इस बार अगर आप ध्यान दें तो निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने अच्छा गठबंधन किया है। निषाद पार्टी वो जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की तकरीबन 32 सीटों पर उनका असर है। तकरीबन 7 से 8 लाख उनकी आबादी है। चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, ये इनके इलाके हैं। तो ये सब वो इलाके हैं जहां पर इनका असर है और इन्हीं छोटी छोटी जातियों की इस बार पौ 12 है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टी इनको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो कार्तिकेय, ये जो इस बार जो बीजेपी ने अपना गठबंधन बनाए रखने की कोशिश की है, उसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि बीजेपी अपना दल निषाद पार्टी के साथ है, छोटी छोटी जातियों के साथ है, इसी तरीके सपा की भी, तो हमारे दर्शकों को और समझने में आसानी हो जाएगी। नहीं, इसको हम सामने सामने से कर देते हैं ना कि देखिए, बीजेपी के पास कुर्मी वोट के नाम पर अपना दल है, निषाद पार्टी है जो निषाद वोट ला रहे हैं। फिर जैसा कि हम चर्चा करते रहे, उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं। कईयों के तो मुझे लगता है अपने सिंबल भी नहीं है, वो इतने छोटी पार्टी हैं। तो ये बीजेपी का उन्होंने एक रेनबो कोalition अपना रिटेन करने की कोशिश, लेकिन उनको जो लॉस हुआ है जैसे राजभर, तो राजभर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं और इस राउंड में ही वो 9 सीटें लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के अलायंस की तरफ से। तो जैसा कि आपने कहा कि इनका इन्फ्लुएंस अगर ना होता कुछ पॉकेट्स में, तो कोई 57 में से 9 सीटें एक कोई ऐसे अलायंस पार्टनर को तो नहीं देता। निषाद पार्टी का, आशुतोष सर, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देता हूं कि निषाद पार्टी ने 16 कैंडिडेट उतारे हैं।
उनमें से केवल 3 निषाद हैं, जी जी जी, बाकी सारे अलग जातियों के हैं। तो ये सुनने में लगेगा कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे ये लगता है कि स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अगर आप निषाद वोट के बारे में इतना अश्योर हैं कि आपको वो तो आएगा, तो आप एक दूसरी जाति कैंडिडेट को उतार कर अपने निषाद वोट के ऊपर उस जाति का वोट भी लेने की कोशिश कर सकते हैं। एक ये भी बात है। बाकी निषाद पार्टी सबसे ज्यादा खबर में कब आई? 2018 में, जब गोरखपुर में बाय पोल हुआ, और उस समय समाजवादी पार्टी की बैकिंग से निषाद पार्टी की कैंडिडेट गोरखपुर में एमपी का चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद फिर जो इनका गठबंधन था समाजवादी पार्टी, या जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो नहीं रही, और फिर ये बीजेपी के पाले में चले गए। तो इस चरण में आके आप साफ साफ देखेंगे कि ये अलायंस वर्सेस अलायंस की फाइट है। और अलायंस केवल पार्टियों का नहीं, लीडर्स का भी अंदर इंटरनल अलायंस है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, अभी जो कल उनपे हमला हुआ है, उसका क्या असर होगा, ये भी देखना बहुत अहम रहेगा। दारा सिंह चौहान है, वो भी आए हैं समाजवादी पार्टी में। तो पार्टियों के अंदर भी उन जातियों के लीडर हैं, और पार्टियों ने बाहर जाकर भी अलायंसेस किए हैं और पार्टियों के साथ। जैसे इस चरण में तो हालांकि रेलेवेंट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना दल का जो दूसरा गुट है कमेरावादी, उनके साथ अलायंस किया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेसी पॉलिटिक्स है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ओबीसी और ईबीसी फ्लेवर रहेंगे इन 2 चरणों का। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है आशुतोष जी कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इन 2 चरणों में, उसका कारण शायद यही है कि बीजेपी समझती है कि योगी जी बीजेपी का मंडल फेस नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उनका मंडल फेस हैं। तो वो बेनिफिशियरी के नाम पे और वो गरीब लोगों के जो मतलब जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए उनके नाम पर वो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पर से जातिवादी होने का अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है। जबकि योगी जी के अंदर बोला जाता है कि वो किसी एक समुदाय को फेवर करते रहे हैं 5 साल पिछले, ऐसा बोला जाता है। वो कितने लोग मानते हैं कितने लोग नहीं मानते, ये अलग बात है। ठीक है, कार्तिक ने जो बात की उसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 2 गठबंधन है, एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसमें अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, यानी जो कुर्मियों की पार्टी, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन, जो मल्लान और जो निषाद है, केवट है, केवट, उनकी पार्टी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 7 बहुत छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन किया है, जो जरूरी नहीं कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जैसे भारतीय मानव समाज पार्टी जो है ये बिंद की पार्टी है, शोषित समाज पार्टी जो है ये राजभर की पार्टी है, भारतीय समता समाज जिसके बारे में कहा जाता है ये दरअसल महेंद्र प्रजापति की पार्टी जिसका 5% आबादी है, मानव हित पार्टी। देखिए इतनी छोटी छोटी पार्टियां, मुझे भी इनको ध्यान रखना पड़ता है। मानव हित पार्टी जिनके नेता है कृष्ण गोपाल सिंह कश्यप, 3% के आसपास इनकी आबादी है। पृथ्वीराज जनशक्ति, ये नया नाम आया, पृथ्वीराज जनशक्ति जो है ये चंदन सिंह चौहान इनके नेता है, नोनिया चौहान है और 3% इनकी आबादी है। वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर में इनका एक तरीके से है। फिर भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, एक है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जिसके नेता है, जो सपा के साथ है। ये है भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी, और जाहिर सी बात है इनका भी असर है। और आखिर में एक है मुसहर आंदोलन मंच। तो मुसहर भी एक बड़ी छोटी जाति है उत्तर प्रदेश के इलाकों में, और बिल्कुल आशुतोष जी, ये गाजीपुर के आसपास अगर ये काफी नहीं था तो बिहार की वीआईपी पार्टी भी आके चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, वो भी अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने निषाद कैंडिडेट खड़े किए हैं, और कुछ लोग का ये मानना है कि निषाद पार्टी जहां जहां लड़ रही है वहां वीआईपी उनको कितना डेंट करेगी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा फाइनल आउटकम। और अगर 16 सीटों पर निषाद पार्टी कंटेस्ट कर रही है और वहां पर वीआईपी भी है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि उन 16 में से कितनी जगह पे वीआईपी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन जहां पर भी वो कैंडिडेट खड़ी करेगी इसका मतलब कि निषाद वोट तो बढ़ सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है। बिल्कुल, और ये जो 7 छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, एनालिस्ट लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की, टोटल उत्तर प्रदेश के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25% आबादी को ये इंपैक्ट डाल सकते हैं। इंपैक्ट का मतलब जरूरी नहीं 25% आबादी इधर ही चली जाए उधर चली जाए, बट उसमें इन जातियों के नेताओं का, इन पार्टियों का इन्फ्लुएंस है, ऐसा एक आकलन किया गया है। अब इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने क्या गठबंधन किया?
उधर कुर्मियों का गठबंधन अनुप्रिया पटेल का बीजेपी के साथ है, तो अब तो इसमें एक उनकी ही माँ और उनकी ही बहन, इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। दरअसल इनके पिता थे सोनेलाल जो है, उनकी उनके डेथ के बाद ये दो पार्टियां बन गई कुर्मियों की। फिर उसके बाद सुहेलदेव की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जैसा हमने बताया, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी है जो नोनिया चौहान की पार्टी, जिनके नेता संजय सिंह चौहान, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य है, लालजी वर्मा है, दारा सिंह है। तो ये गठबंधन जो है वो सपा ने करने की कोशिश की। अब इसमें से जो इंपैक्टफुल ज्यादा होगा उसके पक्ष में हवा बन सकती। अब इतनी तमाम जातियों के बारे में बातचीत करने के बाद हम आते हैं 2012 को लेकर, कि दरअसल 2012 और 2017 में कैसा रहा जो है वो पार्टियों का परफॉर्मेंस, और क्या अब आगे सोच सकते हैं। और इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इस चरण में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीटें भी चुनाव पे जा रही हैं, मैं उसका भी जिक्र करूंगा 1 मिनट का। लेकिन पहले जो आपने आंकड़े मांगे हैं, तो 2012 में, और यहाँ पे आशुतोष जी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड मैं आपको बताऊंगा जो मेरे लिए स्टैंड आउट करता है। अगर आप देखें तो बीजेपी 2012 में यहाँ 16% पे थी, 17 में आके ये 39.6%, पहला ट्रेंड। तीसरा चरण अगर छोड़ दें, जहां पे मुस्लिम, तीसरा चरण छोड़ दें अगर, तो हर चरण में तकरीबन बीजेपी ने पिछली बार 40% क्रॉस किया था। ये एक छठा चरण ऐसा है जहां वो 40% क्रॉस नहीं कर पाई, 39.6। मेरा ये मतलब नहीं है कि ये बुरी परफॉर्मेंस है, बट अगर हम उसको कंपैरिजन कर रहे हैं रीजन वाइज तो कुछ बताता है आपको। दूसरी बात, 2017 में जब बीजेपी 39.6% लेकर आती है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, तो जो 2012 में वो 8 सीटें पाई थी, 17 में वो 48 सीटें हो जाती, जिसमें 46 सीटें बीजेपी की, 1 सीट अपना दल की और 1 सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की। समाजवादी पार्टी 2012 में जब जीतती है पूरा यूपी, तो इस इलाके में 30% वोट लाके 32 सीटें लाती है। उस समय कांग्रेस 10-10.25% वोट लाके 5 सीटें लाती है। 17 में आके ये दोनों दल, जिनका टोटल 12 में 40% था, वो 26% पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि वो अलायंस में होते हैं, और उनकी सीटें हो जाती हैं 3, जिसमें से 2 सपा की और 1 कांग्रेस की। अब जो अगला इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जी, वो बसपा का है। बसपा 24% वोट 12 में लाकर 9 सीटें जीतती है, और 17 में वो 23% वोट ला पाती है एक वेव के बीच में। उनका ड्रॉप केवल 1 परसेंटेज पॉइंट का होता है, कि 12 में 24 और 17 में 23, और ये बताता है कि बसपा का जो वोट कितना इंटैक्ट रहता है इस इलाके में 17 में भी। हालांकि उनकी सीटें कम हो जाती हैं, 9 से 5 हो जाती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि कितना सॉलिड वोट बेस है बसपा का इस इलाके में। और आखिर में जो अन्य के खाते में 20% तक वोट जाता है, 3 सीटें 12 में, 17 में वो 11% हो जाता है और 1 सीट आती है। अब इसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो आप जो हमेशा बताते हैं कि फ्लोटिंग वोटर है, लेकिन एक ये भी है कि 12 में जितनी भी पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, वो जब 17 में बीजेपी के साथ अलायंस में आ जाती हैं या सपा के साथ अलायंस में आ जाती हैं, तो उनका वोट वहां चला जाता है। तो ये जो 20% वोट है, ये 2 कारणों से की वजह से श्रिंक हो रहा है। एक अलायंसेस की वजह से, और दूसरा जो आपने कहा कि फ्लोटिंग वोटर मूव कर रहा है। तो ये तस्वीर होती है 2012 और 17 की, कि बीजेपी का राइज होता है तकरीबन 2.5 गुना अपने वोट शेयर में, और उनका सीटों में राइज होता है तकरीबन 6 गुना। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कास्ट वाइज और डेमोग्राफिक्स वाइज मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल फेज 7वां फेज रहेगा, छठे से भी। मुझे लगता है कि छठे फेज में फिर भी बीजेपी अच्छा कर सकती है, लेकिन 7वां फेज, क्योंकि हम जब बात करेंगे अगली बार, तो 19 में जब फिर से मोदी जी की सुनामी थी, तो 19 में जो एक इलाका जहां पे पूर्वांचल में बसपा सपा ने अच्छा किया था, वो 7वें फेज के कुछ इलाके। बिल्कुल। इस इलाके के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि दरअसल यहाँ जो ब्राह्मण बनाम ठाकुर की जो लड़ाई है वो बहुत प्रोमिनेंट है, और ये भी कहा जा रहा था कि दरअसल जो ब्राह्मण तबका है वो योगी आदित्यनाथ के ठाकुरवाद से नाराज है और छिटक भी सकता है। आई मीन स्टिल यूजिंग द वर्ड छिटक सकता है, हालांकि मेरा मानना है ज्यादा नहीं छिटकेगा। तो ये जो ब्राह्मणों की जो आबादी है वो अपर कास्ट कितना बड़ा रोल यहाँ प्ले कर सकता है बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि ये वो तबका है जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा, थोड़ा संदेह है इसके ऊपर। हालांकि 100% तो कोई पार्टी या कोई भी जाति नहीं वोट करती है, लेकिन संदेह है उस पर। तो जो ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो ब्राह्मण नाराज भी अगर बीजेपी से हुआ तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। ऐसी कुछ बात आपको भी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे? उसके पहले आशुतोष जी, मुझे लगता है कि इस बार एक डाइग्रेशन है, कि मैं पुरानी बातें मुझे याद आई कि जब मैंने कहा कि बसपा का वोट हिलता नहीं पिछली बार भी, मुझे लगता है लेकिन इस बार
उसमें एक टूटन जरूर आएगी कि उसमें से मुस्लिम वोट छिटकेगा। तो ये 23% शायद 23% ना रहे उस वजह से, ये एक बात नोट करनी। अब आपने कहा कि अपर कास्ट में जो है तो 10% तकरीबन ब्राह्मण है और 5 से 10% यहाँ पे क्षत्रिय हैं। मुझे लगता है कि क्षत्रिय समाज तो बीजेपी के साथ इस समय खड़ा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण समाज के बारे में देखिए, मेरा भी ये मानना है कि अंततः ब्राह्मण समाज के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते, तो या वो बीजेपी को वोट करेंगे और या फिर वो वोट ही ना करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो लो टर्नआउट आ रहा है उसमें हम एक चीज ये मान रहे हैं कि काफी हद तक कुछ ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन वो वोट नहीं करना चाहते किसी और को, लेकिन वो बीजेपी को भी वोट नहीं करना चाहते। तो ये उस कैटेगरी में शायद हो सकता है। ऐसे बहुत सारी हाइपोथेसिस है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस की तरफ है, लेकिन वो तभी वोट करेंगे जब कांग्रेस जीतने की पोजीशन में होगी। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये मान लेना चाहिए कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी से शिफ्ट हो रहा है। उनका ब्राह्मण वोटर जो है वो रहेगा, अगर उसको बीजेपी को वोट नहीं करना होगा तो शायद वो वोट ही नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। तो 2022 उसके पहले सीटें, बहुत अहम सीटें जा रही हैं, आप भूल गए। मुख्यमंत्री की सीट जा रही है इस चरण में। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि मुख्यमंत्री की सीट मुख्यमंत्री जी वहां नहीं जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी वहां जीतेंगे, हालांकि तमाम तरीके की अटकलें लग रही है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ सीटें हैं जो हारना इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। वो कभी कभी होता है, जैसे राहुल गांधी अमेठी हार गए, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आप जो सुपरस्टार कैंडिडेट्स हैं आपके वो हार जाते हैं। तो खैर, गोरखपुर अर्बन सीट आपने जैसा कहा कि आपको लग रहा है वो जीतेंगे, तो ठीक है। मैं भी आपके साथ ये ओपिनियन शेयर करता हूं। उसके अलावा तमकुही राज एक सीट है, ये कुशीनगर में, और यहाँ पर अजय कुमार लल्लू जो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है यूपी के, वो लड़ रहे हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि पिछले 5 सालों में इन्होंने इतने प्रोटेस्ट धरने किए कि इन्होंने बहुत सारा समय जेल में बिताया। इतनी ही बार इनके अरेस्ट हुए। तो एक ये जा रहे हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहे हैं कुशीनगर जिले में। अकबरपुर से रामचल राजभर जी जा रहे हैं, जो सपा में आए बसपा से। बलिया नगर में अगर आपको आशुतोष जी याद हो, दयाशंकर सिंह जो कंट्रोवर्सी में थे लखनऊ की एक सीट को लेके अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो जा रहे हैं। और चिल्लूपार में विनय शंकर तिवारी जी जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। तो ये कुछ हाई ऑक्टेन कॉन्टेस्ट रहेंगे। तो जिस दिन हम कवर करेंगे चुनाव का वोटिंग जो होगी, उस दिन आई एम श्योर इनमें से काफी सारी सीटों पे चर्चा होगी। तो मेरा सवाल का जवाब तो दिया नहीं, 2022 में क्या होने वाला, हमारे दर्शक तो इसीलिए कार्यक्रम देखते हैं ना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अखिलेश यादव या योगी। बात डाइवर्ट कर दी ना मैंने आप। ऐसे काम बनेंगे नहीं, जवाब देना पड़ेगा भाई। नहीं आशुतोष जी, आपको पता है मैं स्पेक्युलेट नहीं करता, लेकिन मेरा कंक्लूजन ये रहेगा, छठे चरण में लड़ाई रहेगी। 7वां चरण बीजेपी के लिए इससे ज्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन छठे चरण में लड़ाई रहेगी। कुछ ऐसे जिले होंगे जहां समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां फाइट रहेगी। मुझे वन वे ट्रैफिक अभी यहाँ नहीं दिखता, लेकिन 7वें चरण में जरूर एज में समाजवादी पार्टी को दूंगा, 19 की अगर हम आंकड़े देखें उसके आधार पर। ठीक है, थैंक यू कार्तिक इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारा जो 7वें चरण का कार्यक्रम होगा वो कुछ दिनों के बाद, यानी 6 तारीख को आप देखना ना भूले हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।